सबका आपका यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का पी वाई क्यू क्वेश्चन जो कि 2024 का है, यानी कि 2024 का है। और सब्जेक्ट है विज्ञान, यानी कि साइंस है ना। जो आप इसे बोल सकते हैं भी आए प्रश्न बोल सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अगर आप इस वीडियो में नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या? उस कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है? क्या कहलाता है? कांच का स्लेब, लेंस, दर्पण, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दर्पण हो जाएगा, है ना। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब दर्पण से दूरी क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, है ना। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी बोल रहा है। इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? इसकी क्षमता हो जाएगी -5 डायोप्टर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस की आवर्धन बराबर क्या होता है? V/U होता है। V/U होता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र गोले के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीव्र प्रकाश में पुतली की आवृत्ति हो जाती, क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? एम्पियर के बराबर कौन सा मात्रक है? कूलम पर सेकेंड, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि एक ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उसका परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्या है? एक क्षैतिज सीधा तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। Zn+Cu एरो Zn+SO4+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार का अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना का उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना का उदाहरण क्या हो जाएगा? कहा जाएगा संक्षारण हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है? तो कौन सा उत्पन्न होता है? OH H+ आयन होता है। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 15 नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं। निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? कौन सी धातु होती है? सोना होती है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या हो जाएगा? D नंबर
Na से छोटा Mg से छोटा Zn से छोटा Cu। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता है क्या है, 4 है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या, 18 नंबर। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं साबुन कहते हैं ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। सिलिकॉन आधुनिक आवर्ती सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, किस वर्ग का सदस्य है, 14 वर्ग का सदस्य है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आधुनिक आवर्त श्रेणी के आवर्त 2 में कितने तत्व है, 2 में कितने तत्व है, कितने तत्व है, 8 तत्व है। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या है। विषमपोषी जीव अपने जीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। विषमपोषी जीव अपने जीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। किस रूप में आश्रित रहती है, हर स्वपोषी पौधे पर, है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम लोग, 22 नंबर। क्या क्या है, पौधों के वाह्य भागों से जल के वाष्प के रूप में निकालने की क्रिया कहलाती है, निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, है ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न, 25 नंबर। अंडाणु निषेचन होता है, अंडाणु निषेचन होता है कहाँ होता है, योनि में, है ना। 26 नंबर प्रश्न क्या है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बताता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बताता है, क्या बताता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 27 नंबर। असोसी अंक का उदाहरण, असोसी अंक का उदाहरण क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी कि कर्ण पलक की पेशियां, पुच्छ, केसरुकाएं, निषेचन पटल, है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। किसी जीव के विशेष पर किसका प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है, ए और बी दोनों का, केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, तो क्या होगा, ए और बी दोनों का, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ओजोन परत का अवक्षय करता है, ओजोन परत अवक्षय करता है, कौन करता है, ए नंबर CFC, कार्बोफ्लोरोकार्बन, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक कौन सा है प्राकृतिक घटता जा रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, वन, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पे उत्तर लेंस की फोकस दूरी शायद था, उत्तर लेंस की फोकस दूरी का आरेख खींचने बोल रहा था। उत्तर लेंस से बने प्रतिबिंब का एक स्वच्छ आरेख किरण जी, हाँ देखिए यहीं पे उसको छोड़िए, ये थोड़ा गलती हो गया था। उत्तर लेंस से बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे, है ना, ये हो जाएगा प्रश्न। देखिए किरण आरेख कैसा खींचा जाता है।
किरण आरेख देख लीजिए किस प्रकार से है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि जब वस्तु को 2a पर रखा जाता है ना। चलिए हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर। थोड़ा सा इसको ऊपर और कर लेते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मानव नेत्र वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, है ना। 33 नंबर देखते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं। अवक्षेप अभिक्रिया से हम क्या समझते हैं? वैसे रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हमें अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। क्या Na2SO4 प्लस BaCl2 रो BaSO4 प्लस 2NaCl होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है जो विद्युत के चालन में सहायता करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। मानव विश्लेषण के कोई दो कार्य लिखे। मानव विश्लेषण के कोई दो कार्य लिखे, है ना। मानव विश्लेषण के कार्य निम्नलिखित है। क्या? यह परिपक्व शुक्राणु उत्सर्जित करता है। ख क्या है? यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करता है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसी होती है? कैसे होती है? मनुष्य मस्तिष्क क्या? मस्तिष्क हड्डीदार खोपड़ी के और आवरण के अंदर स्थित होता है, जिससे जिसे कपालिका या करेनियम कहते हैं। यह मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा करता है और मस्तिष्क और कपालिका के बीच एक द्रव पाया जाता है जिसे स्पाइनल द्रव कहते हैं, है ना। जो इसके बीच के घर्षण को कम करता है, साथ ही यह द्रव वायुमंडलीय दाब से भी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न। वन जैव विभिन्नता के विशिष्ट स्थल है कैसे? वन जैव विभिन्नता के विशिष्ट स्थल है क्योंकि वन में एक बड़ी संख्या में भिन्न वनस्पति और जैव प्रजाति यह पाई जाती है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जीवाणु, कवक, कीट, पक्षी, थ्रिप्स आदि भी वनों में मौजूद है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? ओजोन परत का अवक्षय का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? ओजोन परत के क्षय की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडलीय में प्रवेश कर सकती है और पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के लिए हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वसन रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। हाँ, खंड सी प्रश्न संख्या 39 से 46 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक 3 अंक का है। इसमें से किन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दीजिए, है ना। 150 शब्दों में देने बोल रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं।
5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी आभासी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्या है? साइज ज्ञात करने वाला प्राकृतिक प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात करने में दिया है। क्या दिया है? u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और एच डैश 5 सेंटीमीटर। तो भी निकालना है और H2 निकालना है ना, H1 H2 है ना, H1 दिया हुआ है, H2 निकालना है। तो यहाँ देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। 1/v इंटू 1/-25 इक्वल टू क्या होगा? 1/10 है ना। तो 1/v प्लस 1/25 इक्वल टू 1/10 है ना। तो 1/v इक्वल टू क्या? 1/10 माइनस 1/25 कोमा 1/v इक्वल टू 5 माइनस 2/50 होता है ना। तो इसी प्रकार 1/v इक्वल टू 3/50, v इक्वल टू 50/3 इक्वल टू 16.67 होता है। तो v इक्वल टू क्या जाएगा? 16.67 सेंटीमीटर होगा है ना। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आवर्धन m इक्वल टू v/u हो। तो 16.67 -25 इक्वल टू -0.66। तो m इक्वल टू H2/H1 होगा। तो -0.66 इक्वल टू H2/5 है ना। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे H2 इक्वल टू -0.66 इंटू 5 H2 इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब लेंस के दाएं ओर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है तथा प्रतिबिंब के वास्तविक उल्टा और छोटा है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण 3 प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। क्या पहला क्या है? वाहनों के अग्रदीप में। दूसरा क्या है? खनवर टॉर्च के परावर्तन पृष्ठ पे। ग नंबर क्या है? दंत के चिकित्सक द्वारा। घ नंबर क्या है? सोलर कुकर के दर्पण में। ड नंबर क्या है? प्रयोगशाला में है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। हाँ ये थोड़ा सा इसको नीचे कर देते। तारे टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं, क्यों नहीं? तारे टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं, क्यों? ग्रह तारों की अपेक्षा में हमसे अधिक निकट है तथा उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है जिस कारण उसके द्वारा परावर्तित प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में पहुंचता है तो अपवर्तित नहीं हो पाता है। लेकिन तारे हमसे बहुत दूर है और उसके पास अपना प्रकाश होता है। जब उसका प्रकाश हमसे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल परावर्तन कारण उसका किरण अपवर्तित हो जाता है ना। इसलिए तारे टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है ना। तो यहाँ पे एक क्या है? N2 + H2 एरो क्या है? NH3। तो इधर लिखेंगे N2 + 3H2 और 2NH3 होगा है ना। B क्या है? K + H2O एरो KOH + H2 ये है। तो इधर हो जाएगा संतुलित करके 2K + 2H2O एरो क्या है? 2KH + H2 है ना। सी नंबर क्या है? PB ब्रैकेट में NO3 3 ब्रैकेट में 2 एरो PBO + NO2 + O2 है ना। तो 2PB ब्रैकेट में NO3 2 तो एरो क्या आ जाएगा?
2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 होगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। है ना, क्या है, व्यंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसके दो उपयोग लिखिए। व्यंजक चूर्ण किस किस उपयोग द्वारा बनाया जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी कि CaOH2 प्लस Cl2 और CaOCl2 प्लस H2O। रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। इसके उपयोग, इसके इसके दो प्रयोग निम्नलिखित है, यानी कि विरेचक चूर्ण के दो प्रयोग निम्नलिखित है। क्या क्या है, पहला क्या है, इसका उपयोग कागज उद्योग में होता है। विरेचक चूर्ण का उपयोग कागज उद्योग में होता है ना। और ख नंबर क्या है, इसका उपयोग कर जल को रोगाणुरहित करता है, जल को रोगाणुरहित करता है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। तो लंबा आंसर इसका है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। मेंडलविल की आवर्ती श्रेणी तथा आधुनिक आवर्ती श्रेणी में अंतर लिखने बोला है ना। चलिए देखते हैं, दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। तत्वों के भौतिक मेंडलेव की आवर्ती श्रेणी है ना, मेंडलेव की आवर्ती श्रेणी के लिए तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके द्रव्यमान संख्या के आवर्तीय फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्तीय फलन होते हैं, है ना। अब क्या आधुनिक आवर्ती श्रेणी देखते हैं हम लोग। क्या आधुनिक आवर्ती श्रेणी, इसमें 7 आवर्तीय और 8 वर्ग होते हैं, 7 आवर्तीय और 8 वर्ग होते हैं। इसमें 7 आवर्तीय और 8 वर्ग 18 वर्ग होते हैं। इसमें अक्रिय गैस के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसमें अक्रिय गैस को 18 वर्गों में रखा गया था। यह आवर्ती श्रेणी का लघु रूप है। यह आवर्ती श्रेणी का दीर्घ एवं विस्तृत रूप है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो क्या पहला क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का नंबर क्या है, अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं ना। ख नंबर क्या है, यह एक क्रिया है। ग क्या है, इसे मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसे मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्या, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया हो गया, प्रतिवर्ती चाप देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के गमन पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, है ना। यह एक पथ है। इसके अंदर ग्राही तंत्रिका, मेरुरज्जु तथा प्रेरक तंत्रिका होती है ना। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न क्या है उसको देखते हैं हम लोग। कायिक प्रबंधन क्या है, उसके क्या सीमाएं हैं। कायिक प्रबंधन क्या है, उसकी क्या सीमाएं हैं। जड़, तने और पत्ती द्वारा पौधे उगने की कुछ विधियों को कायिक प्रबंधन कहते हैं। कायिक प्रबंधन सीमाएं, कायिक प्रबंधन द्वारा उगाए गए पौधे में पैतृक लक्षण का संरक्षण होता है, परंतु इन पौधों में आनुवंशिकता विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण इस पौधे में पर्यावरण के साथ अनुकूल होने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इसमें बीमारियां लगना, उत्पाद कम होने की संभावना अधिक रहती है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे खंड डी सभी प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के है। इसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, अधिकतम 250 शब्दों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर।
ओम का नियम लिखिए और इसका प्रयोग सत्यापन कीजिए, है ना। क्या उत्तर क्या है? जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में विद्युत धारा और चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के बीच संबंधित स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि चालक के तार की भौतिक कारक समान या स्थिर हो तो चालक तार के सिरों का बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न 48 में, विद्युत मोटर क्या है, इसके कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। सिद्धांत क्या है? यह फ्लेमिंग के वाम हस्त के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है ना। बनावट 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 विद्युत मोटर में नल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच दूरी के चारों ओर चालक तार के आयताकार कुंडली लिपटी रहती है। चालक तार का एक छोर अधिक P तथा दूसरा छोर अधिक Q से जुड़ा रहता है। यह अधिक कुंडली में बहने वाला धारा की दिशा बदलने का कार्य करता है ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है? कार्यविधि। क्या कार्यविधि? जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की समांतर भुजा एक बल युग्म कार्य करता है जो एक दूसरे को विपरीत होते हैं। आधा घूमने के बाद अधिगित और बरुस द्वारा धारा की दिशा उलट जाती है, क्योंकि अधिगृत P का संपर्क ब्रश Y से एवं अधरिंग Q का संपर्क ब्रूस हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर के बाद कुंडली में धारा की दिशा क्या बदलती रहती है एवं कुंडली लगातार घूर्णन करती है और मोटर काम करना शुरू कर देता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर प्रश्न। हाँ, यह प्रश्न तो हटा दिया है, लेकिन आप लोग देख लीजिए एक बार, है ना। यह प्रश्न हटा दिया है लेकिन आप लोग देख लीजिए। एक यौगिक ए बी के बनने में ए का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि बी का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यौगिक ए बी बंधन की प्रकृति बताइए, इसके 4 गुण को लिखिए, है ना। नहीं यह है प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखते हैं हम लोग। यौगिक ए बी द्वारा बने बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं ना। आयनिक यौगिक के गुण निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? का नंबर देखते हैं। आयनिक बंधन द्वारा बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ख नंबर के आयनिक यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ग नंबर क्या है? आयनिक यौगिक में उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। घ नंबर आयनिक यौगिक जल में घुलकर विद्युत का चालन करता है। ड नंबर क्या है? आयनिक यौगिक ठोस, कठोर और भंगुर होता है। 50 नंबर प्रश्न देख लिया। अब लोग चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर, है ना। चलिए देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या है। 50 नंबर, निम्न यौगिक का संरचना सूत्र लिखिए। ए क्या है? ब्रोमोपेंटेन। बी क्या है? मेथेनॉल। सी क्या है? प्रोपेनॉल। डी बेंजीन और ई है प्रोपेनॉलिक अम्ल, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग इसका संरचना सूत्र। पहला क्या है?
ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का क्या हो जाएगा? CH3CH2 ब्रो, है ना। तो यह एक ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र है। यह ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र है, आप लोग जान गए। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जानकारी के लिए बता दिए हैं। क्या है? ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र है, ब्रोमोपेंटेन एक एल्केन एल्केन व्युत्पन्न है जिसमें 5 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं और एक ब्रोमीन परमाणु एक कार्बन में जुड़े होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग बी नंबर। बी क्या है? मेथेनॉल है ना। क्या? CH है ना। क्या? मेथेनॉल, जिसे फॉर्मेल्डिहाइड भी कहा जाता है, सबसे सरल एल्डिहाइड है जिसमें एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ दोहरा संबंध बनाता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। इसका संरचना सूत्र CH2 सिंगल बॉन्ड OH है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए, प्रोपाइन है ना। प्रोपाइन क्या हो जाएगा? इसका संरचना CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। चलिए देखते हैं। प्रोपेनॉल का एक एल्काइन है जिसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं और पहले और दूसरे कार्बन के बीच एक तीसरा बंध होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए देखते हैं डी नंबर क्या है? बेंजीन क्या होता है? सूत्र CHH6 होता है। बेंजीन एक चक्रीय रेंज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 6 कार्बन परमाणु एक षटकोणीय वलय में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक कार्बन एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं। वलय में एकांतर एकल और दोहरे बंधन होते हैं ना। चलिए देखते हैं हम लोग ई नंबर क्या है? प्रोपेनाइक अम्ल, है ना। प्रोपेनाइक अम्ल का सूत्र क्या? CH3CH2COOH, है ना। तो प्रोपेनाइक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं। अंतिम कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH का हिस्सा होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। हम लोग 50 नंबर प्रश्न देख लिए थे, हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है 51 नंबर प्रश्न? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए, है ना। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रमण की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए बोल रहा है ना। तो क्या? हरे पादप सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए देखते हैं क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जड़ द्वारा अवशोषित खनिज लवण एवं जाइलम द्वारा पत्तों तक पहुंचता है तथा पत्तियों में उपस्थित रंध्र वायुमंडल से गैस विनिमय कर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से विभक्त करती है। उसके पश्चात हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती है ना। इस प्रकार पादप अपना भोजन तैयार करता है। चलिए देखते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न आप लोगों का लास्ट प्रश्न है जो कि आपका साइंस क्लास 10 साइंस के लिए साइंस का लास्ट क्वेश्चन है जो PYQ क्वेश्चन में 2024 का है ना। चलिए देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? लिंग निर्धारण पर पर्यावरण की क्या भूमिका है समझाएं। लिंग निर्धारण वह जैविक प्रक्रिया है जो यह निर्धारित करती है कि कोई जीव नर या मादा के रूप में विकसित होता है या नहीं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिकता, हार्मोन और पर्यावरणीय कारक
शामिल होते हैं। कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण में पर्यावरणीय कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है ना। पर्यावरणीय कारक बाहरी चार जैसे तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को संदर्भित करते हैं जो भ्रूण में लिंग के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। पर्यावरणीय लिंग निर्धारण के उदाहरण है। पर्यावरणीय लिंग निर्धारण के उदाहरण क्या है? पहले क्या? तापमान निर्भर लिंग निर्धारण। तापमान निर्भर लिंग निर्धारण। कुछ सरीसृप में किसी व्यक्ति का लिंग भ्रूण के विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान पर्यावरण के तापमान से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए कछुआ में गर्म तापमान से अधिक मादा पैदा होती है, जब ठंडे तापमान से अधिक नर पैदा होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। आगे हम लोग का दूसरा सामाजिक लिंग निर्धारण। सामाजिक लिंग निर्धारण। कुछ मछली प्रजातियों में किसी व्यक्ति का लिंग उस सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें वह बड़ा होता है। उदाहरण के लिए क्लॉनिफिल्स में समूह में प्रमुख व्यक्ति महिला बन जाती है और दूसरे क्रम का व्यक्ति पुरुष बन जाता है ना। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा क्या है? घनत्व निर्भर लिंग निर्धारण। घनत्व निर्भर लिंग निर्धारण। कुछ उभयचर प्रजातियों में किसी व्यक्ति का लिंग प्रजाति तालाब में अंडों के घनत्व से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए मेंढकों के कुछ प्रजातियों में उच्च अंडे का घनत्व से अधिक पैदा होते हैं, जबकि कम घनत्व से अधिक मादा पैदा होती है। चलिए देखते हैं आगे। निष्कर्ष में पर्यावरणीय कारक कुछ प्रजातियों में लिंग निर्धारण में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं और इस तंत्रों को समझने से हमें विभिन्न जीवों के विकास और जीव विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है ना। चलिए ये आप लोगों को क्लास 10th का साइंस का 52 PYQ क्वेश्चन। 52 PYQ क्वेश्चन समाप्त हो गया, है ना। चलिए यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।